हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि TEE पर। आइए सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो है टेट के फॉर्म आ चुके हैं, सभी ने फॉर्म फिल कर भी दिया होगा। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग क्या करेंगे, अपने टेट के प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करेंगे। प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करेंगे सी-टेट का, और उसमें लेंगे हम CDP का पोर्सन, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें से आज हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा उसको देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का, बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। हमसे पूछा गया है कि जो CDP होती है, मतलब जो बाल विकास होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है जन्म या फिर माध्यमिक बाल्यावस्था का। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जन्म या फिर किशोरावस्था का। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गर्भधारण और किशोरावस्था का। चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा गर्भधारण और माध्यमिक बाल्यावस्था का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मतलब जो हम बाल विकास में किसका अध्ययन करते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसका अध्ययन करते हैं हम, गर्भ से किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप मतलब पेडागोजी के क्वेश्चंस को नहीं लगा सकते, तो इसलिए आप लोग मैराथन वगैरह लेते रहिए, उसके बाद हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, और क्या है, मैराथन वगैरह ज़रूर ले लीजिएगा। हिमांशी मैम करा रही हैं, बाकी सचिन सर वगैरह भी करा रहे हैं, तो उनसे आप लोग मैराथन ले लीजिएगा। ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस सेट तो हम आपको करा ही रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया लगता ही रहेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से करने होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको देख लेते हैं। 2 में हमसे पूछा गया है, कथन दिया गया है। ठीक है, कथन दिया गया है और तर्क दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। पिछली बार ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, तो ये वाले क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, बाकी टफ नहीं होते, बस थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो क्वेश्चन कथन में बोला गया है हमसे, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तर्क में बोला गया है, आनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करता है। ठीक है, तो क्या है, हमें ये देखना है कि कौन सा सही है, मतलब कथन सही है या फिर तर्क सही है या फिर दोनों सही हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या हो जाएगा। हमारा जो ए ऑप्शन है उसमें दे रखा है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, और बी हमारा दिया है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा दिया है हमारा ए सही है, आर गलत है, और चौथा दिया है हमारा ए आर दोनों गलत है। तो क्या है, हमसे जो पूछा गया है उस क्वेश्चन को ही हम पढ़ते हैं और उसी में आंसर दिया होता है, छिपा होता है हमारा। तो हम क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के देखते हैं। हमें क्वेश्चन में से ही आंसर निकालना है। क्या है, हमें दिया है, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तो बिल्कुल सही कहा गया है कि जो बच्चे का विकास होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि क्या होता है, सभी का विकास दर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, सभी का विकास अलग अलग तरीके से होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, विकास का अनुमान नहीं लगा सकते। तो ऑप्शन ए तो हमारा सही हो गया, मतलब हमारा कथन तो सही है। और बाकी हम आर को भी देख लेते हैं, मतलब तर्क को भी देख लेते हैं। तर्क में बोला गया है, आनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करता है। तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि पहले में हमसे यही बात तो कही गई है कि हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, और दूसरे में क्या कहा गया, सबका क्या होता है, मार्ग अलग अलग होता है। तो हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों ही ठीक हो जाएंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा कथन ए और आर दोनों ही सही हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, मतलब आर में वही बोला गया है जो ए में बोला गया है। ठीक है, जो ए में
पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमें कट करके लगाने हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, बस हमें ठीक से उसको पढ़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। 3 में हमसे पूछा गया है, 3 में हम देख लेते हैं। 3 में पूछा गया है सामाजिकरण। ठीक है, 3 में हमसे पूछा गया है कि सामाजिकरण क्या है। ठीक, तो ऑप्शन ए में देख लेते हैं हम, समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। बी है हमारा जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। सी है हमारा व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है। और डी है हमारा औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। सी क्या होता है, सी टेट में कुछ टैग वर्ड्स होते हैं जो हम देख कर ही मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को कट कर सकते हैं। तो हमें सी टेट में क्या करना होता है, हमें टैग वर्ड्स को लेके चलना होता है। तो सबसे पहले हमने देखा है कि केवल, सदैव, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, मोस्टली नेगेटिव होते हैं। कुछ मतलब सही भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं, निगेटिव ही होते हैं। तो इसमें क्या बोला है, औपचारिक प्रक्रिया है। सामाजिकरण क्या है, औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। बिल्कुल नहीं, केवल परिवार द्वारा थोड़ी ही नियोजित हो सकती है, और भी माध्यम चाहिए। तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। फिर हमसे पूछा है समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। ये भी कुछ हद तक ठीक है। दूसरा है हमारा जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमें कुछ हद तक ये भी ठीक लग रहा है। क्या है, जटिल प्रक्रिया है जो, सॉरी सही लग रहा है, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा। तीसरा क्या है, व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है। सामाजिकरण क्या है, व्यवस्थित तरीके से होता है, मतलब कि उसका एक सीक्वेंस होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्या होता है, कहीं से हम कुछ सीखते हैं, कहीं से कुछ सीखते हैं, इसलिए क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है और जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से होती है, इसलिए क्या हो सकती है, रैखिक तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हमारी ये ऑप्शन भी कट गया, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है, ये रीति रिवाजों द्वारा पारित होती है, तो ऐसा नहीं है, केवल रीति रिवाजों से नहीं, और भी तरीक़ों से सामाजिकरण का विकास किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सामाजिकरण क्या है, जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 4 में हमसे पूछा गया है अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। मतलब अमूर्त संक्रियात्मक चरण के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। बी हो जाएगा हमारा परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। सी हो जाएगा हमारा अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए। और डी हो जाएगा हमारा समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा क्या है, पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। आरेखों का प्रयोग, जब बच्चा जानता ही नहीं आरेख क्या होगा तो उसका प्रयोग कैसे जानेगा, तो क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा हमारा। दूसरा है हमारा परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करना चाहिए। बच्चे को अमूर्त संक्रियात्मक में मतलब बताना है, तो हम परिकल्पनात्मक सोच को समस्याएं प्रस्तुत नहीं कर सकते। बच्चे की मतलब थिंकिंग को हमें डेवलप करना है, लेकिन हमें उसको ऐसी चीज़ें देनी है, समस्यात्मक चीज़ें नहीं देनी है। ठीक है, हमें उसको ऐसी चीज़ें देनी है जो वो इजीली वे में कर पाए। दूसरा, हमें अमूर्त समस्याएं प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। क्या है, अमूर्त समस्याएं हमेशा प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसे प्रस्तुत करनी चाहिए, मतलब उसे समस्याओं से अवगत तो कराना चाहिए, लेकिन हर टाइम अमूर्त ही नहीं देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी में क्या बोला गया है, समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सबसे सटीक जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा करेक्ट। तो क्या दिया गया है हमें कि सबसे उसको अवसर देने चाहिए। अवसर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होता है, बच्चे को जितना हम उसको खुद से करने का मौका देंगे उतना ही ज़्यादा सीखेगा वो। तो क्या करेंगे, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समस्याओं को खुद सुलझाने का मौका उसे देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है 5 में पूछा है हमसे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रिया है।
ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा अनुकूलन की, बी हो जाएगा हमारा सीखने का निकटस्थ क्षेत्र की, सी हो जाएगा हमारा संरचनात्मक चित्रण की, डी हो जाएगा हमारा अग्रिम आयोजन की। तो हमसे पूछा गया है कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें क्या माना गया है, संयोजन और समावेशन को। ठीक है, तो क्या है, इसको माना गया है, क्या माना गया है, अनुकूलन। अनुकूलन की दो अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, क्या कौन कौन सी, संयोजन और समावेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगी हमारी, अनुकूलन की अवस्थाएं हो जाएंगी, मतलब अनुकूलन की प्रक्रियाएं हो जाएंगी। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, अनुकूलन हो जाएगा। ठीक है, अनुकूलन की क्या बताई गई, पूरक प्रक्रियाएं बताई गई हैं, समावेशन और संयोजन। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। सिक्स में हमसे पूछा गया है, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को जबकि लेव वाइगोत्स्की को डैश को महत्व देते हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि जो सीखने का संदर्भ है उसमें जीन पियाजे किसको महत्व देते हैं और वाइगोत्स्की किसको महत्व देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहले ऑप्शन में हमसे पूछा गया है परिपक्वता और सांस्कृतिक उपकरण को। दूसरा ऑप्शन है हमारा पुनर्वलन और स्कीमा के बदलाव को। तीसरा ऑप्शन है हमारा वेधन और अभ्यास और पुनर्वलन को। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा उद्दीपन प्रक्रिया संबंध या फिर संगठन को। ठीक है, तो किसने मतलब जीन पियाजे ने जो सीखने का संदर्भ है उसे क्या माना है, ये पूछा गया है हमसे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जीन पियाजे जो हैं उन्होंने सीखने के संदर्भ को क्या माना है, परिपक्वता, और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, सांस्कृतिक उपकरण। मतलब बच्चा जब तक परिपक्व नहीं होगा तब तक सीख नहीं सकता, ये किसने कहा है, जीन पियाजे ने। जबकि वाइगोत्स्की ने इसी बात को क्या कहा है कि बच्चे को सांस्कृतिक उपकरण उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना क्या है, वो सीख नहीं सकता। ठीक है, तो ये इनके कुछ सिद्धांत हैं जो हमें याद करने होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम क्वेश्चंस को कट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। 7 में हमसे पूछा गया है, 7 में हमसे पूछा गया है, एक सेकेंड, 7 में हमसे पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा गया सही नहीं है। ऑप्शन ए हो जाता है हमारा निर्देशित आदान प्रदान, बी हो जाएगा हमारा व्यापक चर्चाएं, सी हो जाएगा हमारा सहयोगात्मक अधिगम, डी हो जाएगा हमारा दोहराव व स्मरण करना। क्या है हमारा कि निर्देशित आदान प्रदान, मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान करके, मतलब उसको बच्चे को क्या निर्देश देके, जो चीज़ें उसको समझ नहीं आ रही उसमें क्या उसकी हेल्प करके, वही तो हो जाएगा निर्देशित आदान प्रदान। तो ये तो हमें करना चाहिए, ये तो बच्चे को कराना चाहिए, मतलब बच्चा करेगा तभी तो सीखेगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा व्यापक चर्चाएँ। व्यापक चर्चाएँ में क्या आ जाता है, कभी कभी हम क्लास में कोई भी मतलब पीरियड फ्री होता है तो हम क्या करते हैं उसमें डिस्कशन कर लेते हैं, तो डिस्कशन भी बहुत ज़रूरी है, तो उससे भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सहयोगात्मक होगा। लेकिन इसमें क्या पूछा है, नहीं पूछा है, तो इसलिए भी हमारा ये भी सही हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा हमारा सहयोगात्मक अधिगम। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो दूसरा बच्चा उसको समझा सके, तो ये चीज़ भी हमें करनी चाहिए। चौथा क्या हो जाएगा हमारा दोहराव व स्मरण करना। कभी भी हमें रट्टा नहीं लगवाना चाहिए, मतलब बच्चा रटेगा तो क्या होगा, वो तुरंत के लिए तो रट लेगा लेकिन आगे चीज़ें क्या है वो भूल जाएगा। मतलब इसीलिए क्या करना चाहिए हमें, मतलब समझाना चाहिए या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, दोहराव व स्मरण नहीं कराना चाहिए। और हमसे नहीं ही पूछा है तो यही वाला सही हो जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में हमसे पूछा गया है, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो पर बल देती है को नकारते हैं। मतलब जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है उसकी अवहेलना की थी, किसने की थी, कैरोल गिलिगन ने। तो उसमें किस बात को लेकर उन्होंने अवहेलना की थी वो पूछा है हमसे। तो क्या हो जाएगा हमारा,
पहला ऑप्शन है हमारा देखभाल की नैतिकता, दूसरा ऑप्शन है हमारा नैतिक आदर्शों, तीसरा ऑप्शन है हमारा न्याय की नैतिकता, चौथा ऑप्शन है हमारा सामाजिक अच्छाई की चिंता। तो क्या हो जाएगा, जो कैरोल गिलियन थी उन्होंने क्या बताया कि जो देखभाल की नैतिकता है वो क्या है, लॉरेंस कोलबर्ग ने उसको ध्यान में रखकर अपना सिद्धांत नहीं दिया है। मतलब उनका कहना था कि जो कैरोल गिलियन है उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या है, बॉयज़ों को वरीयता दी है, गर्ल्सों को वरीयता नहीं दी है, मतलब महिलाओं को वरीयता नहीं दी है। तो उसकी अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि अगर महिलाओं को वरीयता देते वो तो उनकी थिंकिंग अलग होती, वो दया के तरीके से सोचती। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, देखभाल की नैतिकता को क्या है, अवहेलना की है, मतलब देखभाल की नैतिकता को क्या किया है, नकारा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने नकारा है, कैरोल गिलिगन ने। किसके सिद्धांत को, लॉरेंस कोहलबर्ग के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। 9 में हमसे पूछा है हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया, बी हो जाएगा हमारा प्रतिपादित किया कि संज्ञानात्मक क्षमता बुद्धिमत्ता के निर्धारण की एकमात्र विशिष्टता है, सी हो जाएगा हमारा बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि की संरचना प्रतिपादित की, और डी हो जाएगा हमारा 4 गुणनखंड के आधार पर 16 प्रकार की अलग अलग बुद्धियों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं क्या किया था हार्वर्ड गार्डनर ने। तो क्या किया था हार्वर्ड गार्डनर ने, हमारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्या दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। और ये तो बिल्कुल वैसे ही कट गया कि एकमात्र विशिष्टता, हमने पहले ही बोला था एकमात्र, सदैव, केवल, ये वाले ऑप्शन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, और नेगेटिव को लेकर हमें नहीं चलना है। तो क्या है, ये तो हमारा पहले ही कट जाएगा। फिर ये बुद्धिमत्ता के मापने के लिए तो इन्होंने कोई यंत्र नहीं बताया था बुद्धिमत्ता को मापने के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। इसमें 16 प्रकार के अलग अलग बुद्धियों का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया, तो विस्तारपूर्वक उल्लेख, ये भी कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 10 में हमसे पूछा है, एक सेकेंड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस पर बल देना चाहिए, मतलब NEP 2020 के अनुसार किस पर बल देना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा संकल्पनात्मक समझ पर, बी हो जाएगा हमारा गैर संदर्भित विषय वस्तु पर, सी हो जाएगा हमारा रटकर सीखना, डी हो जाएगा हमारा परीक्षाओं के लिए सीखना। तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या दिया है, हमारा संकल्पनात्मक समझ। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, गैर संदर्भित विषय वस्तु। ठीक है, ये क्या है, मतलब गैर संदर्भित, जब गैर संदर्भित ही होगी तो हम क्यों बच्चों को पढ़ाएंगे, हमें तो वो चीज़ पढ़ानी है ना जो चीज़ उन्हें समझ आए और उनके काम की हो। तो ये भी कट जाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारा रटकर सीखना, ये तो हमें कभी वरीयता देनी ही नहीं है। फिर तीसरा है हमारा परीक्षाओं के लिए, केवल मूल्यांकन के लिए हमें नहीं पढ़ाना, मतलब केवल परीक्षाओं के लिए, अंकों के लिए हमें नहीं पढ़ाना और ना ही पढ़ना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके लिए पढ़ना है, संकल्पनात्मक समझ के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। 11 में हमसे पूछा है बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा, बी हो जाएगा हमारा पाठ्य पुस्तक से, सी हो जाएगा हमारा अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से, और डी हो जाएगा हमारा विविध स्रोतों के अन्वेषण से। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, ए में क्या पूछा है, शिक्षक द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा। पहली बात तो क्या है, मतलब केवल निर्देश ही नहीं देने, उनको समझाना है। ठीक है, तो ऑप्शन ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दूसरा है हमारा पाठ्य पुस्तकों से, केवल पाठ्य पुस्तकों से ही नहीं मतलब सीख सकते बच्चे। दूसरा है हमारा निष्क्रिय सुनना, अगर जो है अधिगम करता, मतलब बच्चे निष्क्रिय ही होंगे तो ना तो बच्चे निष्क्रिय हों और ना ही शिक्षक, वरना क्लास में क्या है, इंटरेस्ट ही नहीं होगा उनका, तो वो सीखेंगे क्या, तो इस तरीके से सीख ही नहीं सकते। तो इसलिए शिक्षक का भी सक्रिय होना ज़रूरी है
और छात्र का भी, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या दे रखा है, विविध स्रोतों का अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज, ठीक है। तो हम जब ज़्यादा से ज़्यादा खोज करेंगे तो वही चीज़ तो ज़्यादा हम सीख पाएंगे। तो इसीलिए क्या करना है, हमें विविध स्रोतों का खोज करके सिखाना है, मतलब अन्वेषण करके सिखाना है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में हमसे पूछा है, तो 12 में हमसे पूछा है 12 में हमसे पूछा है बच्चों, कथन कथन और तर्क दिया है हमें, ठीक है। तो पूछा है बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। क्या होता है, बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके जेंडर के जो संकेत होते हैं, जो उनका बदलाव होता है, मतलब लैंगिक भेदभाव उनमें होने लगता है, ठीक है। तो अगला तर्क पढ़ते हैं। तर्क में हमसे बोला गया है बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूर्णीय क्षति कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो समाज से सही से लगाव नहीं होगा उनका, तो क्या है, उनका जो बचपन होगा वो अपने बचपन को अनुभव अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अच्छे से पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ भी बिल्कुल सही बोली गई है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में हमसे बोला गया है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सही व्याख्या करता है। बी हमसे बोला गया है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है, आर गलत है। चौथा है ए आर दोनों गलत है। तो क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है, जो स्टेटमेंट है वो दोनों ही सही हैं, लेकिन क्या है, अलग अलग बात की गई है। पहले में क्या किया गया है, बच्चों की को शैशवावस्था से लेकर बात की गई है कि उनके अंदर जो व्यवहार में चेंजिंग होती है वो किस टाइम से स्टार्ट होने लगती है। और दूसरा हमारा जो है उसमें हमारी ग्रोथ की बात की गई है कि हमारा जो विकास है वो अपूर्ण रह जाता है अगर हम समाज के रिलेट में नहीं आ पाते। तो इसीलिए दोनों ही बातें अलग अलग हैं। तो हमारा क्या है, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। 13 में हमसे बोला गया है शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, ठीक है। जो शिक्षक होते हैं उनके जो मूल्यांकन का विवरण होता है उनके अभिभावकों, मतलब उनके पेरेंट्स को देना चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे क्या पता लगे, उनके पेरेंट्स को क्या पता लगे, मतलब चलिए देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, पहले ऑप्शन में हमसे बोला गया है अभिभावक अपने बच्चे पर अपने बच्चे की क्या है, पहचान कर सकें। अभिभावक अपने बच्चे की पहचान कर सकें, उसे सही ढंग से नामांकित कर पाएँ, मंदबुद्धि है या बुद्धिमान है, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए नहीं देना चाहिए कि वो केवल पहचान कर सकें कि वो बुद्धिमान है या मंदबुद्धि है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा हो जाएगा हमारा अभिभावक की अपने बच्चे को सीखने के बारे में समझ बन सके। मतलब हाँ, ये चीज़ ठीक है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको उनके मूल्यांकन का विवरण देना चाहिए, ताकि पेरेंट्स को पता चल सके कि वो बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है और किस लाइन में जा रहा है, ठीक है। तो वो इस चीज़ की समझ लगा सके। तो क्या है, बी ऑप्शन हमारा सही है। आगे देख लेते हैं। अभिभावक जान पाए कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता। ये चीज़ भी गलत है कि क्या नहीं कर सकता, कर तो सब कुछ सकता है, लेकिन क्या है, केवल इसके लिए दिखाना चाहिए कि क्या क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। चौथा है हमारा अभिभावक अपने बच्चे की तुलना कक्षा के बाकी बच्चों से कर सकें, मतलब जो और कक्षा के विद्यार्थी हैं उनसे कर पाएँ। तो तुलना हमें किसी से किसी की नहीं करनी है, कंपटीशन नहीं करना है। तो क्या है, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यही सही हो जाएगा हमारा। बी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही कहा गया है कि विवरण किस लिए देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए ताकि पेरेंट्स को पता लग सके कि वो उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे बोला गया है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, वे घर पर ट्यूशन लें। बी हो जाएगा, उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्यपत्रक दिए जाएं। तीसरा हो जाएगा हमारा, स्कूल आने की उनकी रुचि
कम ना हो। चौथा हो जाएगा गैर संदर्भित पाठ्यक्रम का पालन हो। तो क्या करना चाहिए हमें? सबसे जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हमारा तीसरा हो जाएगा। क्या करना चाहिए? स्कूल आने की रुचि कम ना हो। ठीक है, अगर वो स्कूल ही नहीं आएंगे तो वो समाज से कैसे रिलेट कर पाएंगे? क्योंकि क्या होता है, स्कूल में हर तरीके का बच्चा होता है। कोई किसी तरीके का होता है, कोई कहीं से बिलोंग करता है, कोई कहीं से बिलोंग करता है। तो क्या है, वो अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो उस तरीके से बच्चे क्या है, और भी ज़्यादा सीखते हैं। तो अगर वो स्कूल ही नहीं आएगा तो इस चीज़ को कैसे रिलेट कर पाएगा? तो इसलिए उसको सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि उसको स्कूल आने की रुचि कम ना हो। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। 15 में हमसे बोला गया है, उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। बी हो जाएगा हमारा, पुरातत्व को परिभाषित कीजिए। सी हो जाएगा हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे। सी हो जाएगा हमारा, हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज कब की गई थी। ठीक है, तो जो आंसर है हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमसे पूछा गया है मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करना है। तो मतलब हमें उन्हें हमारे क्या देखने हैं, विचार देखने हैं। तो विचार क्या किस में प्रस्तुत हो सकते हैं? केवल पहले क्वेश्चन में, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस में हम वही लिखेंगे जो हमने पढ़ा है। मतलब वही चीज़ तो लिख सकते हैं। क्या पूछा है हमसे? पुरातत्व की परिभाषा, तो हम केवल परिभाषा ही तो लिखेंगे जो दे रखी है हमें परिभाषा। हम अपने आप से तो बना नहीं सकते। तो ये भी हमारा नहीं होगा कौशल को के परीक्षण के लिए। बी हो जाएगा हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के औजार किन धातुओं से बने थे। तो हम वही धातुएं बताएंगे जिनसे बने थे। हम कोई अपने आप से तो ऐड कर नहीं सकते कि सोने से बने थे या फिर लोहे से बने थे। ठीक है, जिससे बने थे हम उसी धातु का नाम लिख सकते हैं। ऐसे ही चौथा भी क्वेश्चन ऐसे ही दिया है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज कब हुई थी। तो जब हुई थी हम वही डेट लिख सकते हैं एग्जैक्टली। हम अपने विचार इसमें नहीं मिला सकते, लेकिन उन्हें क्या करना है, उन्हें हमारे विचार जानने हैं। तो ये केवल हम पहले क्वेश्चन में अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं कि क्या है, ऋग्वेद में किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो इस तरीके से हमसे अपने विचार वो मूल्यांकन के मतलब कौशल का परीक्षण करना है। तो कौशल कैसे परीक्षण होगा? हमारे विचार जानकर। तो इसीलिए हमारा पहला क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। रोज़ हमारे साथ जुड़ते रहिए और क्वेश्चंस को करते रहिए, और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको पता लगेगा क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। पेडागोजी के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आते हैं, कोई ट्रिक नहीं, वो बहुत ही सिंपल आते हैं, कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होती है उनको सॉल्व करने में। बस उनको अच्छे से पढ़ना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और क्वेश्चंस को कट करते जाना है ऑप्शंस को, और बस सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।